नमस्कार साथियों, मैं विकास तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेडिकेटेड फार्मा पर। जैसा कि आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक के हर्ट का, मतलब आज टॉपिक है परमिटिविटी का। बिना परमिटिविटी के इलेक्ट्रोस्टैटिक संभव ही नहीं है। जी, आपके समझ में क्या आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बस ये पता है कि परमिटिविटी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हर्ट माना जा सकता है। दिमाग में रखो कि आप और आपका फ्रेंड दो लोग हो, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये चार्ज इस इन्वायरमेंट में, जो एयर का इन्वायरमेंट है या जो हवा में है, हवा का वातावरण है, इसमें आपका और आपके दोस्त एक दूसरे को प्रतिकर्षित करोगे, क्योंकि आप दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप दोनों को उठा के ले जाके नदी में डाल दिया जाए, मतलब अब जो माध्यम है वो पानी है। अब तक माध्यम क्या था? हवा थी। अब माध्यम पानी हो गया और आप दोनों दोस्तों को उठा के नदी में डाल दिया गया। अब बताओ आप कितना प्रतिकर्षित करोगे खुद को? जैसे ही माध्यम चेंज होता है, आपका जो प्रतिकर्षण है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है परमिटिविटी। तो होप सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आइए हम देखते हैं परमिटिविटी को। परमिटिविटी हमेशा डिपेंड करता है किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर। वैद्युत क्षेत्र एक टॉपिक छोटा सा आ रहा है यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई मटेरियल आकर चार्ज्ड फील करता है और वह मटेरियल उस आवेशित कण पर कोई फोर्स जनरेट करता है, वो क्या कहलाता है? वह पूरा एरिया विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेप वाइज स्टेप चीजों की। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वह क्षेत्र है जो किसी चार्ज के आसपास होता है, मतलब किसी चार्ज के आसपास का एरिया। होप सो अगर आपको समझना है, ये आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास का एरिया। ठीक है, इसके आसपास का एरिया जहां पर अगर किसी दूसरे मटेरियल को रख देते हैं, दूसरे मटेरियल को रखना मतलब क्या होता है? इस वाले मटेरियल को हमने यहां पे रख दिया, इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से, इस आवेशित कण की वजह से इस पे कोई चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अपने लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और यह पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है दोस्तों F बाई क्यू। F बाई क्यू। अगर हम E की बात करते हैं, इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। F की बात करते हैं, इसका मतलब होता है विद्युत बल। Q की बात करते हैं, इसका मतलब होता है आवेश। हम यहाँ पे कह सकते हैं, आवेश को हम कूलाम्ब में लिखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र को बताता है। एकांक आवेश पर, एक आवेश पर लगने वाला बल या वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। एक कूलाम्ब पॉजिटिव चार्ज पर जितना बल लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है।
ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। सेम वही चीज यहां पर लिखी गई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे से एक एग्जाम्पल की। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अगर ये हमारे पास समीकरण है तो इसमें जो कूलाम्ब लॉ लगेगा वो आएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा, इसके पहले एक चीज देखो, हमारे पास एक आवेश Q1 था, एक आवेश Q2 था, इनके बीच का डिस्टेंस R था। ये आवेश पॉजिटिव है, ये भी आवेश पॉजिटिव है ना। इस कंडीशन में ये दोनों आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे, मतलब रेपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। यहां पे क्या जनरेट होने वाला है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं वो प्रतिकर्षण बल जो Q1 वाले आवेश पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा? F लगेगा। और जो Q2 पे लगेगा वो कितना लगेगा? F लगेगा। मतलब क्या है? Q1 आवेश पर लगने वाला बल Q2 आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं आगे। यहां पे जब हम कूलाम्ब लॉ लगाते हैं तो हमारा आता है F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये स्मॉल के होता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ये क्या होता है? स्मॉल के होता है। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक यार किसी से भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि टाइपिंग मिस्टेक बस मुझसे ही हो रहा है ना। तो अभी टाइपिंग मिस्टेक पे ना ध्यान देके ना आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? हमारे पास Q1 एक तो एक आवेश, Q2 दूसरा आवेश, दोनों के बीच की दूरी R, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स प्रतिकर्षण फोर्स लगाएंगे। कौन कौन सा? F। इसके हिसाब से हमारा जो कूलाम्ब का नियम बनेगा वो क्या बनेगा? K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, राइट। अब यहां पे K जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। इस एप्सिलॉन जीरो को कहा जाता है परमिटिविटी, मतलब पारगम्यता। ठीक है, इस एप्सिलॉन जीरो को क्या कहा जाता है? पारगम्यता। अच्छा, पारगम्यता कहते हैं। अब दिमाग क्या लगने वाला है इसकी बात करते हैं हम, है ना। हम तो ये बात समझ गए कूलाम्ब लॉ में परमिटिविटी यहां पे है। कैसे? सारी चीजों को अब हम धीरे धीरे स्टेप वाइज समझते हैं। यहाँ पे जो एप्सिलॉन जीरो है जिसको हम परमिटिविटी कह रहे हैं या पारगम्यता कह रहे हैं, इस सिचुएशन में यह माध्यम कौन सा है? जहां पे ये परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन जीरो आया है, तो ये माध्यम कौन सा है? ये दोनों आवेश का माध्यम कौन सा है? मतलब ये दोनों आवेश कहां पे रखे गए हैं? इन्वायरमेंट में हवा में रखे गए हैं, पानी में रखे गए हैं, है ना, या इनके बीच में क्या आ रहा है? कोई ग्लास आ रहा है क्या? सिल्वर, गोल्ड, कोई अन्य मेटल आ रहे हैं क्या? तो यहां पे देखा जाए इन दोनों आवेशों के बीच में क्या है? एयर है। तो यहां पे एयर की परमिटिविटी को एप्सिलॉन जीरो से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब है परमिटिविटी यहां पे क्या है? किसके, कौन सा माध्यम है? ये एयर का माध्यम है। एयर के माध्यम के परमिटिविटी को क्या कह रहे हैं हम? एप्सिलॉन जीरो। समझ रहे हो दोस्त? दया, क्या बताया जा रहा है? एप्सिलॉन जीरो को परमिटिविटी कह रहे हैं, ये कौन से माध्यम का है? एयर माध्यम का है, मतलब हवा इन्वायरमेंट है। दोनों आवेश कहां रखे गए हैं? एक वातावरण में रखे गए हैं जिनके बीच में एयर है, हवा है या वैक्यूम है, मतलब निर्वात है, कुछ नहीं है। वहां की ये परमिटिविटी है दोस्त। अब हम आगे बात करते हैं। दया, ये दरवाजा तोड़ दो वाला सिस्टम हो रहा है यहां पे। अब अगर बात करते हैं इनके बीच में कोई एक ग्लास रखते हैं। ये ग्लास कौन सा है? ये कोई एक ग्लास रख दिया गया।
सवाल ये है, जब ये ग्लास को इनके मध्यम में रखा गया, मतलब अब तक एयर था, अब तक इनके बीच में Q1 और Q2 के बीच में क्या था? एयर ही तो था, हवा था, उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 थी। अब कहा जा रहा है कि आवेश के बीच में मान लो ग्लास आ गया। अब जब आवेश के बीच में ग्लास आ गया मतलब माध्यम चेंज हो गया दोस्त। अब माध्यम कौन सा आ गया? अब किसी मटेरियल का माध्यम आ गया, मटेरियल का माध्यम आ गया या ग्लास का माध्यम आ गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे ग्लास ही रख रहे हैं, बट ये भी एक प्रकार का मटेरियल है। तो इस मटेरियल का माध्यम आ गया तो परमिटिविटी अब क्या हो गई? एयर की परमिटिविटी को एप्सिलॉन 0 से डिनोट कर रहे थे, अब यहां मटेरियल आ गया तो इसकी परमिटिविटी क्या हो गई? एप्सिलॉन हो गया। दोनों आवेशों के बीच में जो ग्लास आ रहा है, इस ग्लास की परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा पूरा कार्यक्रम। इस परमिटिविटी को कहते हैं वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी, ये बात तो मैंने आपको बता दी। और इस परमिटिविटी को कहते हैं वास्तविक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वास्तविक पारगम्यता। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा कहानी। आपको एक बात बताओ, जब ये परमिटिविटी चेंज हुई, जब एयर से, एयर की परमिटिविटी से इसको चेंज करके ग्लास के परमिटिविटी में लेके आया गया, मतलब इसके बीच में पहले एयर था, हवा थी, अब इसके बीच में ग्लास को रखा गया, कांच को रखा गया। उस कंडीशन में इनके फोर्स पे, जो Q1 पे फोर्स लग रहा है या Q2 पे फोर्स लग रहा है, उस पे कुछ इफेक्ट आया? आप कहोगे सर कम हो गया। हाँ जी, कम हो गया। अब ये कम क्यों हुआ? रीजन क्या था? क्योंकि हमने माध्यम चेंज किया, और जैसे ही माध्यम चेंज किया तुरंत हमारा पारगम्यता चेंज हो गया, तुरंत हमारा परमिविटी चेंज हो गया। अब अगर परमिविटी चेंज हो गया, परमिटिविटी चेंज हो गया, तो क्या हुआ? हमारे फोर्स में डाउनफॉल देखने को मिला, मतलब हमारा फोर्स कम हुआ। तो आज हम इसी परमिटिविटी की बात करने वाले हैं, इसी पारगम्यता की बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक परमिटिविटी को। इसको पढ़ने का सबसे सिंपल सा क्या तरीका है दया? नंबर फर्स्ट, डिफिनीशन को पढ़ना है ना, डिफिनीशन ऑफ परमिटिविटी। नंबर सेकेंड, सिंबल और इसका यूनिट। और नंबर थर्ड, टाइप ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, टाइप ऑफ परमिटिविटी, इतने को ही हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमिटिविटी होती क्या है। जैसा कि आपको पता है, परमिटिविटी के लिए क्या चाहिए? एक विद्युत क्षेत्र चाहिए। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या है विद्युत क्षेत्र? बता चुका हूं अभी जस्ट, उसको रिवाइज कर लेना अपने दिमाग में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब बात करते हैं पारगम्यता की। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, इसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसकी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। क्या? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पदार्थ का गुण, जो यह बताता है कि कितना विद्युत क्षेत्र उसके अंदर से चला जाएगा या कितना विद्युत क्षेत्र को वह मटेरियल रोकेगा, ये प्रॉपर्टी कहलाती है पारगम्यता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज है ना? क्या है सिंपल लैंग्वेज? कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र में मान लो कोई मटेरियल आ रहा है। जब वो मटेरियल आएगा तो वो क्या करेगा? उस विद्युत क्षेत्र को अपने अंदर से पास होने देगा, या तो वह विद्युत क्षेत्र को रोकेगा कि आप हम मेरे अंदर से पास मत होइए। तो मटेरियल की यह एक प्रॉपर्टी है,
ये एक गुण है जो विद्युत क्षेत्र को पास होने या विद्युत क्षेत्र को रोकने का काम कर रहा है। और ये जो गुण है ये क्या कहलाएगा? परमिटिविटी मतलब पारगम्यता कहलाएगा। होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी, यस और नो? हाँ, चीजें सारी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि परमिटिविटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके इकाई की। इसके इकाई की बात करने से पहले थोड़ा सा स्लाइड में हम देख लेते हैं कि परमिटिविटी का जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है वो क्या है। आइए, डिफाइनिंग वायस क्या है? परमिटिविटी ये बताती है कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी आसानी से अपने अंदर पास होने देगा। ज्यादा परमिटिविटी मतलब मटेरियल आसानी से पोलराइज होगा। अभी जो ये सेकेंड लाइन है ना दोस्त, ये लाइन अभी थोड़ा सा स्किप करना क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है। ज्यादा परमिटिविटी मतलब मटेरियल आसानी से पोलराइज होगा। अब बात करते हैं हम इस। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके बाहर का जो एरिया है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये बताओ जो यहां पे विद्युत क्षेत्र लाइन है, सिंपल सा सवाल है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी वो कैसे चलेंगी? वो स्ट्रेट चलेंगी, वो कर्वेचर में चलेंगी, या वो रेडियल में चलेंगी, या वो चलेंगी ही नहीं जिगजैग टाइप में चलेंगी? बताओ। यहां पे आंसर होगा जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे चलेंगी? कैसे चलेंगी? रेडियल चलेंगी। कैसे? रेडियल चलेंगी। ठीक है ना? रेडियल लाइन होंगी ये, जो विद्युत क्षेत्र की लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? रेडियल होंगी। अब दया, अब समझ में आना चाहिए चीजें, क्योंकि यहां से ही तो हमारा कोर निकल कर आएगा। अभी मेरी बात को समझना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा चार्ज पॉजिटिव है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो लाइंस हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं ऑलवेज, वो कैसी लाइंस हैं? रेडियल लाइंस हैं। इतना तो दिमाग में रख लेना दोस्त, क्योंकि जब तक इतना रखोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है, क्या क्या हो गया? इलेक्ट्रिक लाइन, सॉरी रेडियल लाइन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया? हमने एक मटेरियल को पुट कर दिया। चलो, सवाल है मेरा, ये मटेरियल में क्या क्या होगा? इस मटेरियल में इसका अपना न्यूक्लियाई होगा क्या? इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, राइट? मतलब इसमें चार्ज होंगे। चार्ज होंगे ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होंगे। हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि इस मटेरियल पे क्या होने वाला है, जैसे ही यह विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, इसके जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, जो न्यूक्लियाई हैं, वो सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे या सरफेस पे आ जाएंगे, अपने आप को रीसेटल करेंगे, है ना? क्या करेंगे? इसके सरफेस पे आ जाएंगे। इसके सरफेस पे मतलब इसके सतह पे आ जाएंगे। सवाल ये उठता है कि सर इस मटेरियल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो विद्युत क्षेत्र के कारण पोलराइज होंगे, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो इधर उधर सेटल होने की कोशिश करेंगे। पहले तो अंदर थे, अब ये क्या कर रहे हैं? अपनी सतह पे आने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है सर कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव आवेश की तरफ आएगा और कौन सा चार्ज पॉजिटिव आवेश से दूर आएगा? इसकी बात हम करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव चार्ज इस मटेरियल के कौन से चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा? बताओ। निगेटिव चार्ज को करेगा। तो इस पर जो, इस सरफेस पर जो आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। और इससे दूर जाने की कोशिश कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस से दूर आएगा, ठीक है ना? समझ गए? अब देखो, विद्युत क्षेत्र के अंदर आया मटेरियल, और वो मटेरियल क्या हुआ? बताओ। वो मटेरियल क्या हुआ? वो मटेरियल चार्ज्ड हो गया, है ना? उसका पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब यही होता है कि उस पर उसके इलेक्ट्रॉन्स का रिसेटल होना, ठीक है ना? वो क्या होगा? उसका पोलराइजेशन होगा, मतलब अपने पोल्स पे आ जाना। तो क्या हुआ? निगेटिव चार्ज इधर साइड में आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर साइड में आ गया। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में। अब मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यही तो है ना? ये है ना? और ये जो इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ ही तो है ना? मतलब चार्ज यहां पर थे, ये किधर चले गए? इधर चले गए। चार्ज इधर चला गया, चार्ज इधर चला गया, चार्ज इधर चला गया। तो हम ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट हम करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज टेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये पॉजिटिव हमने लिया है ना? पॉजिटिव ऑब्वियस लिया है ना? तो इस कंडीशन में जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट में हमारा जो मटेरियल जब सेटल होगा, मटेरियल जब पोलराइज होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज हैं उसके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के या विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाएंगे। वही तो जा रहा है ना ये। और जो निगेटिव चार्ज होगा, जो ऋणावेशित होगा, वो कहां जाएगा? बताना। कहां जाएगा वो आवेश की तरफ आएगा, ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। इस पर चार्ज आ गया, अब ये पोलराइज हो गया। चार्ज आने का मतलब क्या हो गया? ये पोलराइजेशन इसका हो गया। अब अगर इसका पोलराइजेशन हो गया दोस्तों, तो अपने दिमाग में कुछ और चीज याद रखना। क्या याद रखना है? जिसका पोलराइजेशन होता है वो क्या करता है? वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। विद्युत क्षेत्र, मेरा पोलराइजेशन होगा, मैं अपने अंदर ही अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लूंगा। तुम्हारा पोलराइजेशन होगा, तुम्हारा पोलराइजेशन होने के बाद तुम अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लोगे। यहां पे बात आती है, इस आवेश की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको हम दर्शा रहे हैं E0 से। इस आवेश की वजह से दोस्तों जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, वो है E0, ठीक है। लेकिन इस मटेरियल में पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है EI। और जो ये EI इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या करेगा? ये अपोजिशन में जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यही होता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो हमारा जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ये है, और इससे निगेटिव की तरफ, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज देखने को मिल रही है दोस्तों, कि जो हमारा आवेशित कण का जो विद्युत क्षेत्र है, उसके अपोजिट में इस मटेरियल का विद्युत क्षेत्र बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिमाग में आ रहा है? बन रहा है। अब यहां पे इसकी बात करते हैं। जब यहां पर ये विद्युत क्षेत्र बना, अब ये विद्युत क्षेत्र क्या इस वाले विद्युत क्षेत्र का, जो ये वाला विद्युत क्षेत्र है, इस वाले विद्युत क्षेत्र का अपोज कर रहा है कि नहीं? मतलब ये इधर धक्का दे रहा है, इसे रोक रहा है, इसे रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? बताओ जरा। रोक रहा है ना? अब अगर यहां पे हम बात करें, इस मटेरियल के विद्युत क्षेत्र की वजह से इसका क्षेत्र जो है, जो आवेशित कण है, इसका वाला क्षेत्र वो क्या हो रहा है? बाधित हो रहा है। बात को समझ रहे हो? बाधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ये वाला विद्युत क्षेत्र जो है, इसको रोक रहा है कि अब तुमको आगे मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की,
इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की बात करना है। मतलब इस पूरे जितना अभी तक हमने साम्राज्य बनाया, जिसमें हमने आवेश रखा, हमने विद्युत क्षेत्र बनाया, विद्युत क्षेत्र बनाने के बाद उसमें मटेरियल को डाला, मटेरियल पोलराइज्ड हुआ, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ जो किसी आवेशित कण के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो क्या होगा? वो होगा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो आवेशित कण की वजह से है, E0, और माइनस कर दें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमारा ई नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताना जरा, ई नेट आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ई नेट आएगा कि नहीं आएगा बताना। आ गया ना? मतलब विद्युत क्षेत्र में कमी आ गई। बात को समझ रहे हो? विद्युत क्षेत्र में कमी आ गई। पहले विद्युत क्षेत्र हमारा क्या था? E0 था, मतलब बहुत बड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? किसी मटेरियल को जैसे हमने रखा तो वो मटेरियल अपने अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया और वो इस वाले विद्युत क्षेत्र का अपोज करने लगा, उसके अपोजिट में चलने लगा, जिसकी वजह से उसके विद्युत क्षेत्र को और कम कर दिया। तो अगर उसके विद्युत क्षेत्र को कम कर दिया तो एक ई नेट आ गया, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र आ गया, वो E0 से EI तक के माइनस कर दिया हमने वो वाला क्षेत्र, तो हमारा ई नेट निकल कर आ गया। अब विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? कम हो गया। विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? कम हो गया। विद्युत क्षेत्र कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र जितना कम, पोलराइजेशन उतना ज्यादा। पोलराइजेशन जब ज्यादा होगा तब तो विद्युत क्षेत्र कम ही होगा, है ना। पोलराइजेशन का मतलब यह है चार्ज में जल्दी जल्दी टूटना, और जितना चार्ज यहां पे उतना स्ट्रांग इसका विद्युत क्षेत्र। चार्ज यहां पे ज्यादा हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र यहां पे ज्यादा हो गया, उतना उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, उतना कम विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और जितना वीक विद्युत क्षेत्र यहां पे होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होने लगेगा। अब इस कंडीशन में हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है परमिटिविटी, पारगम्यता। अब यहां पे अगर दिमाग लगा के देखो, यहां पे इस मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मुझे बताओ, अगर इस मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाए, इन केस में तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जल्दी से क्या होने लगेंगे? सेटल होने लगेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो ये बताओ वो क्या करेगा? इस विद्युत क्षेत्र को ज्यादा रोकेगा, तो परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। परमिटिविटी ज्यादा अगर हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कम हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी स्टोर करने की एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बताता हूं कैसे। एनर्जी स्टोर मतलब कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? किसी मटेरियल की एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। किसी मटेरियल के एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है ना। और वो क्या होता है? C इक्वल टू ई डी, सॉरी, C इक्वल टू ई डी नहीं होता है। जस्ट बेटा सेकेंड। ये होता है V इक्वल टू ई डी। क्या होता है V इक्वल टू ई डी? मतलब यहां पे क्या हो गया? यहां पे वोल्टेज कम हो गया। क्या हो गया?
वोल्टेज कम हो गया। कैसे कम हो गया, इसकी बात हम कर लेते हैं, कैसे कम हो गया। वोल्टेज इक्वल टू होता है ईडी, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। V इक्वल टू ईडी, यही फार्मूला होता है। अभी हम वोल्टेज पढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे, कैपेसिटर पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें तो अभी आगे चलेंगी ही। अभी बस मैं ये कह रहा हूं, वोल्टेज का फार्मूला होता है V इक्वल टू ईडी, है ना। और यहाँ पे V इक्वल टू ईडी में E जो है वो ड्रॉप हो रहा है, E कम हो रहा है। अगर E कम होगा तो वोल्टेज कम होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे वोल्टेज कम हो गया, ठीक है ना। अब अगर वोल्टेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखो यहां पे वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज कम होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है वो बढ़ जा रही है। एनर्जी स्टोर, कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है, क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मुझे बताओ, यहां पे वोल्टेज डाउन हो रहा है तो यहां पे ये वोल्टेज डाउन होगा, पहले 4 था अब ये 3 हो रहा है। तो यहां पे जो कैपेसिटेंस है, मतलब जो एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी है, वो तो बढ़ जा रही है ना फिर, क्योंकि ये अगर कम हो रहा है तो ये तो बढ़ेगा, है ना। तो इस वजह से एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको और अच्छे से फील करके देखते हैं। मान लो एक आवेश है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके कोई एक मटेरियल डाल दिया गया, वो मटेरियल पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड कैसे होगा, विद्युत क्षेत्र में आते ही उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वो सब क्या होंगे, सेटल होने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उस आवेश की दिशा में सेटल होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है जो आवेश है। और जो प्रोटॉन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में सेटल होगा। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। जब वो पोलराइज्ड हो जाएगा मटेरियल, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो अपोज करेगा आवेश वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अपोज कर दिया तो हमारा वहां से ई नेट जो आएगा, वो आएगा जो आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से माइनस करेंगे मटेरियल में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को। हमने माइनस किया, ई नेट इक्वल टू ई जीरो माइनस ई आई आ गया, ठीक है ना। अब यहां से हमने एक बात की, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा। वैद्युत क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, परमिटिविटी बढ़ेगी। मतलब पोलराइजेशन ज्यादा, परमिटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम होगी तो वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज क्यों कम होगा, क्योंकि V इक्वल टू ई इंटू डी होता है। V क्या होता है, वोल्टेज होता है। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा वोल्टेज उतना कम होगा ना, है ना। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उतना वोल्टेज कम होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, जब वोल्टेज कम हुआ तो एनर्जी का स्टोरेशन कम हो जाएगा, सॉरी एनर्जी का स्टोर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, मटेरियल की ऐसी एबिलिटी जो उसको एनर्जी स्टोर करवाती है। मतलब एबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टोर, मतलब समझ रहे हो, किसी मटेरियल की एनर्जी स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटेंस कहलाती है ना। C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। V जितना डाउन होगा उतना Q क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। तो एक परमिटिविटी, परमिटिविटी का बढ़ना मतलब इतनी सारी घटनाएं हो जाएंगी। समझ गए, ये बात क्लियर आपको हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं इसके फिजिकल मीनिंग की, जो अभी हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा,
अधिक परमिटिविटी वाले पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड डालने पर अधिक विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है। मतलब समझ रहे हो, स्टोर मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना, अभी जो मैंने आपको बताया, मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, हमारा जो C होता है वो क्या होता है, वो Q बाई V होता है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है E इंटू डी। वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो वोल्टेज कम होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, मतलब ऊर्जा का संचय कम होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे ये वोल्टेज वोल्टेज अगर कम हो रहा है, उस केस में हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है ना। अगला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो पदार्थ के अंदर के आवेश थोड़ा थोड़ा खिसक जाते हैं, जिससे आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होती है। यह बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है और कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देती है। यह मैंने आपको बता दिया। क्या बताया था, ई नेट इक्वल टू क्या था, ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है। अब बात करते हैं हाउ परमिटिविटी अपोजेज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कैसे करता है। इसकी बात हमने कर ली है। एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके चारों तरफ क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र आ गया, उसमें एक मटेरियल आ गया, ये पोलराइज हो गया। पोलराइज होने की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर निगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव, हमारा जो विद्युत क्षेत्र चलता है वो कैसे चलता है, पॉजिटिव से निगेटिव चलता है, ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे चलेगा, है ना। और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे ही तो चलेगा। इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी की हम बात कर रहे थे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई जीरो था, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कितना हुआ, ई आई हुआ। तो अगर हमको ई नेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ई जीरो माइनस ई आई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके यूनिट की। हमको पता है F इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, ये क्या है, कूलाम्ब लॉ है, कूलाम्ब लॉ है। अब इस कूलाम्ब लॉ में के क्या होता है, के होता है F इंटू आर अपान क्यू वन क्यू टू, यही होता है के ना, यहां से ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो क्यू वन क्यू टू अपान एफ एफ इंटू आर आर स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है ना, इसको देख लेना, इसको जस्ट इंटरचेंज करना है। अब यहाँ पे के इक्वल टू क्या होता है, वन बाई फोर पाई एप्साइलन जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे यही है परमिटिविटी, तो एप्साइलन जीरो को हमको निकालना है। तो हम इसमें अगर इस वाले के की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा, वन बाई फोर पाई एप्साइलन जीरो इक्वल टू एफ इंटू आर वन आर स्क्वायर अपान क्यू वन क्यू टू। यहाँ से एप्साइलन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फोर पाई एप्साइलन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू अपान एफ आर स्क्वायर। फोर पाई जो होता है ये क्या होता है, ये एक आंकिक मान होता है। ठीक है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे दो तीन चार इस तरीके से ये मान होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एप्साइलन, इस परमिटिविटी का जो यूनिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 कितना है, Q1 मतलब आवेश होता है, कूलाम्ब हो गया, Q2 आवेश होता है, कूलाम्ब हो गया, F फोर्स होता है, न्यूटन हो गया, R डिस्टेंस होता है, मीटर हो गया, उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कूलाम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसको आपने फेरेड फेरेड पर मीटर में लिखा था, फेरेड इक्वल टू होता है कूलाम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर। ठीक है ना, और यहाँ पे मीटर। अब देखो ये इतना होता है फेरेड, इसको कहते हैं फेरेड, तो इसको लिखा था फेरेड अपान मीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टाइप ऑफ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको पहले ही बता चुका हूं, जो किसी मटेरियल की परमिटिविटी होती है उसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। वैक्यूम परमिटिविटी क्या होती है, फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होती है, या वैक्यूम या एयर में जो परमिटिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन जीरो से रखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी की हम बात करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट वास्तविक पारगम्यता अपान वैक्यूम परमिटिविटी या फ्री स्पेस परमिटिविटी।
या एयर परमिटिविटी का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन आर से इसको डिनोट करते हैं। ये आया कहां से? मान लो दो आवेश हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और पॉजिटिव। इस पर Q1 लगा है, इस पर भी Q2 लगा है, इसके बीच की दूरी r है। तो हमारा जो कूलम्ब लॉ से आ जाएगा फार्मूला कितना, F इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई, के की वैल्यू हमने रख दी एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें इसको इन पूरे चार्जेस को क्या किया हमने, पानी में डाल दिया। पानी में डालने पर हमारा ना डिस्टेंस बदला ना आवेश बदले, सिर्फ मीडियम बदल गया। मीडियम क्या हो गया, पानी हो गया। पानी मीडियम हो गया, तब इसमें क्या हुआ, अब इस मीडियम में जो फोर्स आएगा वो कुछ कम या ज्यादा कुछ भी आ सकता है। कम आया है, कम आया है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसको मीडियम से दर्शाया है, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई। ये मीडियम कौन सा है, ऑब्सोल्यूट मीडियम है ना, ये ऑब्सोल्यूट मीडियम है। एब्सोल्यूट मीडियम है ना, वाटर वाटर मीडियम है, तो ये इसकी परमिटिविटी क्या होगी, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा, क्योंकि ये किसी मटेरियल में आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, बाकी सारी चीजें वही है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को भाग देने पर क्या आएगा, एफ अपान एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। इस एफ अपान एफ एम को कहते हैं के, क्या कहते हैं, के कहते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं होयर, ठीक है ना। एफ अपान एफ एम इक्वल टू क्या है, के होता है। के क्या होता है, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम इसके बाद बात करते हैं, यहां पे देखो, अगर यहां पे एफ, ठीक है ना, एफ एम को इधर लेके जाएं, तो एफ एम इक्वल टू यहां पे क्या आ सकता है, एफ अपान के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ये अगर रिलेटिव परमिटिविटी को बढ़ाया जाए, मतलब इस के को बढ़ाया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी के को हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, तो ये मत समझना के अलग है एप्सिलॉन आर अलग है, नहीं, के एप्सिलॉन आर दोनों सेम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इसी को कहा जाता है। अब मेरी बात सुनो, ये जो के है, अगर इसके मान को बढ़ाया जाए, अगर इसको बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए, तो मुझे बताओ जो ये मीडियम का फोर्स होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बीच का जो मान है वो कम होगा। समझ रहे हो क्यों, ये फोर्स जो है ये तो वैक्यूम का है, ये तो सेम ही रहेगा। मान लो ये फोर्स 10 है, अब रिलेटिव परमिटिविटी पहले 5 था, तो कितना आ गया, 2 आ गया फोर्स। ठीक है ना, ये जो मीडियम का फोर्स है। बट अब ये इसको हमने क्या किया, इसको बढ़ा के रिलेटिव परमिटिविटी को 10 कर दिया, तो 10 से 10 को भाग दोगे तो 1 आएगा ना। इसका मतलब जैसे जैसे रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस मीडियम में फोर्स क्या होगा, कम होगा। फोर्स क्या होगा, कम होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। अब आगे जैसे जैसे हम क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, वैसे वैसे वो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अब देखो के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 आ गया, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एफ अपान एफ एम को क्या बोला हमने, के बोला। इसी के को हम बोलते हैं ई आर, और हमारा ये फार्मूला बन के आता है जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो अभी हमने संबंध निकाला। दो परमिटिविटी के बीच में संबंध जो होता है वही रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है ना, अब यहां पे बात करते हैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स की। यहां पे हम लिख सकते हैं वैक्यूम में, वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वो किसी मटेरियल में परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होती है। समझ रहे हो, तो किसी मटेरियल का अगर परमिटिविटी निकालना हो, किसी भी मटेरियल का, तो कैसे निकालेंगे, वैक्यूम के परमिटिविटी से क्या करेंगे, वैक्यूम के परमिटिविटी से रिलेटिव परमिटिविटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसको इधर लेके गए तो ये क्या आ गया, ई
सॉरी एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मान लो, मान लो नहीं, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है दोस्त, एप्सिलॉन आर, ये वैक्यूम के लिए एक होती है, वैक्यूम के लिए एक होती है, और वाटर के लिए कितनी होती है? 80 से 81 होती है, 80 से 81 होती है। और सभी मेटल के लिए, ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के लिए कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ये रिलेटिव परमिटिविटी की मैं बात कर रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के लिए, ये कौन सा है? वैक्यूम मतलब स्पेस के लिए एक होती है, वाटर के लिए 80 से 81 होती है, और ऑल मेटल्स के लिए कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी कहां से कहां तक लाई करती है? एक से लाई करती है, और कहां तक लाई करती है? इनफाइनाइट तक। एक हो सकती है या एक से बड़ी रिलेटिव परमिटिविटी होगी, ठीक है ना। और इनफाइनाइट से कम हो सकती है या इनफाइनाइट से बड़ी हो सकती, इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी एक से इनफाइनाइट तक रहती है, उसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। जो वेरी करती है वो एक से लेके इनफाइनाइट तक रिलेटिव परमिटिविटी वेरी करती है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम बात करें ई नॉट की, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है बताना जरा। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, ये वैल्यू होती है किसकी? वैक्यूम स्पेस में, वैक्यूम वाले स्पेस में परमिटिविटी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर, ठीक है ना। इतना इतना समझ में आ रहा है? इस फेरेड पर मीटर में एक चीज दिमाग में रखो, अगर अब हमको किसी मटेरियल का निकालना हो तो कैसे निकालें? मान लो हमको वाटर का निकालना है, तो वाटर का निकालने के लिए क्या करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी उसकी परमिटिविटी निकालनी है वाटर की, वाटर की परमिटिविटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको रिलेटिव परमिटिविटी पता है कितनी होती है, 80 से 81। हमने यहाँ पे 80 मान लो ले लिया, और मल्टीप्लाई किया किससे? इन वैक्यूम वाले से। वैक्यूम वाला कितना है? 8.854 इंटू 10⁻12, जितना आएगा वो उसका क्या होगा? उस मीडियम का परमिटिविटी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। दया, समझ में आ रहा है? ठीक, यहां तक कंप्लीट हो रहा है। यहां तक क्या हुआ? आपको पता चल गया, क्या क्या पता चला बताओ मुझे। आपको पता क्या क्या चला है? आपको पता चला है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, कैसे वो अपोज करता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर मटेरियल को रखा जाता है तो वो जितना ज्यादा पोलराइज्ड होता है, परमिटिविटी अगर ज्यादा बढ़ेगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीजों को देख लिया है। आगे आने वाला जो लेक्चर है वो है कुछ क्वेश्चंस का, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके साथ में इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। हम आगे आने वाले वीडियोज में आपके देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आएंगे। जैसे मुझे लगता है करीबन कुछ नहीं तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन इस पे करवाए जाएंगे, जो क्या होंगे? बेसिक से एडवांस होंगे, और उन क्वेश्चंस को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो कूलम्ब लॉ का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मेडिकेटेड फार्मा। थैंक यू सो मच।